नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कार कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कार से सम्मानित किया। कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं हल्द्वानी का, जहां मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में उपस्थित दिव्यांगजनों को संबोधित कर रहे हैं। लिमिटेड के तथा समाज कल्याण विभाग के आईटी सेल के लिए बहुउद्देशीय कार्यालय भवन का भी आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। इसके साथ साथ आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग भाई बहनों को भी हम अभी पुरस्कृत कर रहे हैं। भाइयों बहन, आज जो मेरे सामने जो मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, ये किसी दिव्यांगता के प्रतीक नहीं, बल्कि इनकी अटूट मेहनत, अटूट इच्छा शक्ति, उज्जवल भविष्य का ये प्रतीक है। अभी आपने देखा हमारे बच्चे ने कितना अच्छा यहाँ पर शानदार वंदना हम सबके सामने प्रस्तुत करी। सच में मन के अंदर तक छू लेने का काम उस बिटिया के माध्यम से हमारे सभी दिव्यांगजनों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व भी हुआ। इसलिए ये दिवस आज केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मैं उन असाधारण लोगों को, हम सब लोगों के लिए आज उन असाधारण लोगों को नमन करने का भी दिवस है। उनकी हिम्मत को प्रोत्साहन देने का दिवस है। उनके साथ खड़े होने का एक दिवस है, जिन्होंने संघर्ष में को शक्ति में, अपनी चुनौतियों को अवसर में और अपने कठिन जीवन को उदाहरण में बदलकर समाज को एक नई दिशा देने का काम आज यहाँ पर उनके माध्यम से हो रहा है। हमारे दिव्यांग भाई बहन आज प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दिव्यांगता को भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरा मानना है दिव्यांगता केवल शरीर में हो सकती है, दिव्यांगता आपके सपनों में नहीं हो सकती है। आप सभी जानते हैं, भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर, इन्होंने 1972 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की तैयारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले ऐसे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी हैं जिन्होंने 12 घंटे में इंग्लिश चैनल को तय कर पार किया था। इतना ही नहीं, भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दोनों हाथ न होने के बावजूद भी विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ये साबित कर दिया कि कमजोरी को किस तरह अपनी ताकत बनाया जा सकता है। हाल ही में भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने कोलंबो में T20 ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में जीतकर भारत का नाम रोशन करने का काम किया। भाइयों बहनों, ऐसे आज लाखों उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, और अपनी दिव्यांगता को भूलकर आगे बढ़ने का हौसला ये आपको समाज में हर व्यक्ति से आगे खड़ा करता है, क्योंकि आप दिव्यांग नहीं बल्कि समाज के दिव्य अंग हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में आज दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं आज देश के अंदर लागू की गई हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं ये उन्हीं की सोच का परिणाम है कि जो पहले दिव्यांगों के लिए विकलांग जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता था, वो समाज आज उनके हर कार्य को प्रेरणा की दृष्टि से देखता है।
आज हमारे दिव्यांग भाई बहन हर स्तर पर समान उनको अवसर प्राप्त हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर दृढ़ संकल्पित होकर अनेक कार्य कर रहे हैं। आज सरकार की ओर से कोई भी नई इमारत हो। और आगे बढ़ेंगे जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर स्थित औद्योगिक परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उद्यान में विकसित विभिन्न फसलों, फलों और सब्जियों के उत्पादन की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। कृषि मंत्री जोशी ने आलू फार्म का भी अवलोकन किया और वहां अपनाई जा रही उन्नत कृषि तकनीकों की सराहना की। विभागीय अधिकारियों द्वारा फलों व सब्जियों के उत्पादन, अनुसंधान एवं भविष्य की योजनाओं पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आम की लालिमा प्रजाति के पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण और पौधे उत्पादन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उन्होंने उद्यान की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। आज मैंने औचक अपने संस्थान का निरीक्षण किया और मैं यहाँ हमारे अधिकारियों कर्मचारी द्वारा किए कार्यों से संतुष्ट हूँ। यहाँ पर लीची की, आम की, आलू की, अमरूद की कई प्रकार की वैरायटी यहाँ पर तैयार की जा रही हैं और यहाँ से उन पौध को तैयार करने के बाद उत्तराखंड के किसानों को दे रहे हैं। कई चीज़ों में तो 90-10 की सब्सिडी है जो हम पौध दे रहे हैं। और जो मैंने पूरे प्रदेश के अंदर घूमकर देखा है, आने वाले समय में कृषि व उद्यान का यहाँ की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि आज हमारे चाहे पहाड़ का आलू हो, चाहे हल्दी हो, चाहे लीची हो, चाहे आड़ू हो, चाहे यहाँ का सेब हो, माल्टा हो, नाशपाती हो, उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि उसकी डिमांड आज हर जगह हो रही है और लगातार हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं, आज कीवी में 80% की सब्सिडी दे रहे हैं। हम एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम पॉलीहाउस के लिए पॉलिसी लाए हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि आज एप्पल के क्षेत्र में हिमाचल व कश्मीर के बाद हम तीसरे स्थान पर हैं। हमारा संकल्प है कि 2030 तक हम इसमें इनसे आगे होंगे। इस दिशा में हमारे वैज्ञानिक, हमारे किसान मिलकर काम कर रहे हैं और उसके परिणाम सामने नजर आ रहे हैं। सर, हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम मयूर दीक्षित ने निर्देश पर खनन विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने लक्सर के विभिन्न इलाकों में अचानक छापेमारी की। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई इस बड़ी कार्रवाई में मौके पर अवैध खनन में लिप्त 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर तत्काल सीज कर दिया गया। और यही नहीं, रामपुर, रायघाटी और भिक्कमपुर जीतपुर क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे 8 अवैध खनन भंडारण स्थलों को भी प्रशासन ने चिन्हित कर सीज कर दिया है। टीम ने पूरे क्षेत्र में खनन मार्गों, भंडारण पॉइंटों और नदी किनारे कई जगहों पर निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लक्सर में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अब 0 टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी। कार्रवाई के बाद खनन माफिया और अवैध भंडारण संचालकों में जोरदार हड़कंप मचा है, जबकि प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि सरकारी राजस्व की चोरी और प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन पूरी तरह रोका जा सके। देखिए, जनपद में जब भी अवैध खनन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में कल हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी लक्सर एरिया में अवैध खनन की, जिसके क्रम में हमने टीम भेजी थी और वहां पर कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलीज, 6 से 7 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, कुछ अवैध भंडारण जो बनाए गए थे और आज भी हमारी कार्रवाई जारी है। आज भी कुछ स्टोन क्रशर्स और कुछ जगह आज भी छापेमारी की जा रही है। सभी जगह जहां जहां पर भी अनियमितता पाई जाएगी वहां पर हम प्रॉपर लीगल मानक अनुसार जहां जहां भी अवैध खनन के या तो भंडारण या फिर कोई स्टोन क्रशर अवैध रूप से चलता हुआ पाया जाएगा तो आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे। साप्ताहिक सफाई अभियान के तहत डीएम नितिका खंडेलवाल ने नगर पालिका चंबा के बादशाही हॉल
एसआरटी परिसर पहुंचकर स्वच्छता अभियान चलाया। एसआरटी परिसर के सफाई अभियान के दौरान प्लास्टिक की खाली बोतलें, रैपर और अन्य कूड़ा एकत्रित कर नगर पालिका के कूड़ा वाहन के माध्यम से डंपिंग जोन भिजवाया। इस मौके पर डीएम खंडेलवाल ने कैंपस के विद्यार्थियों से वार्ता कर उन्हें साफ सफाई रखने और परिसर कॉलोनी में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखने के लिए प्रत्येक परिवार को 2-2 डस्टबिन भी वितरित किए। सफाई अभियान के अवसर पर परिसर के निदेशक ए बोड़ाई, नगर पालिका परिषद चंबा की अध्यक्ष शोभनी धनोला भी शामिल रही। साधना प्लस न्यूज द्वारा समय समय पर झड़ी पानी कोलूखेत संपर्क मार्ग को लेकर खबरें प्रकाशित की गई। स्थानीय लोगों के लिए ये मार्ग विशेष महत्व रखता है। मसूरी देहरादून मार्ग बंद होने के बाद झड़ी पानी कोलूखेत संपर्क मार्ग का प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा देहरादून जाने वाले दोपहिया वाहन इसी मार्ग से आते जाते हैं। लेकिन पूर्व में इस मार्ग के खस्ताहाल होने के कारण कई बार यहां पर दुर्घटनाएं हो चुकी थी और स्थानीय लोग बार बार इस मार्ग के मरम्मत की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा आज इस मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और इस मार्ग को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय सभासद गौरी थपलियाल ने बताया कि वो कहा कि भीतर इस मार्ग को मरम्मत का कार्य पूरा किया जाएगा और इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि फिलहाल इस मार्ग का प्रयोग न करें, जिससे कि जल्द से जल्द मार्ग मरम्मत का कार्य पूरा हो सके। बड़ी पानी कोलखेत शॉर्टकट मार्ग काफ़ी समय से जो जनता की मांग भी थी इस रोड के लिए, ये कार्य काफ़ी दिन से हमारा शुरू हो रखा है और पुस्तों का काम हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, पर आज कल से हमारा सीसी का कार्य शुरू होगा। तो इसके लिए मैं मसूरी की जनता से निवेदन करती हूँ कि कृपया 15 से 20 दिन इस रोड को आप यूज़ ना करके आप लंबी वाली सड़क से आए। 15 या 20 दिन में ये हमारी रोड ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। 20 से 30 दिन का समय आप लोग हमें दें और 20 से 30 दिन के अंदर अंदर हम ये रोड मसूरी की जनता को समर्पित कर देंगे। तब तक के लिए कृपया आप अपना सहयोग करें और इस रोड को कृपया करके यूज़ ना करें। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फायर सर्विस टीम ने रानीखेत द्वारा IMPCL मोहान का व्यापक फायर रिस्क निरीक्षण किया गया। ये निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा नरेंद्र कुंवर की पर्यवेक्षण में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उत्तम सिंह और उनकी टीम द्वारा किया गया। फायर सर्विस टीम ने संस्थान के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संवेदनशील स्थलों पर विशेष ध्यान दिया गया। निरीक्षण के उपरांत उपस्थित प्रबंधकों को अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सुझाव और दिशा निर्देश दिए गए ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उत्तम सिंह ने प्रबंधकों को अग्नि सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सुझाव दिए और कहा कि औद्योगिक सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बताते चले कि जनपद पौड़ी के एसएसपी सर्वेश पवार ने 6 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। जी हां, लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैतवाल को बनाया श्रीनगर का एसएसआई। श्रीनगर के एसएसआई भुवन चंद पुजारी को दी गई लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी की जिम्मेदारी। एसआई विनोद चर राणा, प्रमोद कुमार राय, एएसआई हरिश्चंद्र और सिद्धार्थ सिंह के कार्यक्षेत्र को भी बदला। और 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बनाने के लिए आज रैली संयोजक हरेंद्र शर्मा और पचवा दून के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर सभी कांग्रेस जनों से अधिक संख्या में रैली में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को महारैली में शामिल करने का प्रयास करें ताकि सरकार की कानों तक उनकी आवाज पहुंच सके। 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश के सभी जिलों से रैली का सफल बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यदि इसी कड़ी में आज मसूरी में भी पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता महारैली में भाग लेंगे और इसकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पचवाधून जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि इस रैली में उत्तराखंड से लगभग 25 से 30 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है और 2027 के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, आज हमारे बीच हमारे देहरादून पचवाधून के पर्यवेक्षक और हमारे जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष संजय किशोर जी यहाँ पर आए हैं और हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी मसूरी वालों से आह्वान किया है और जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं मसूरी में, उनसे आह्वान किया है कि 14 दिसंबर को एक महारैली जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में वहाँ पर महारैली का आयोजन किया जाएगा। और जो ये रैली जो आयोजित की जा रही है, जिस तरह से पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस ने दिया है और जिसका देखिए 14 दिसंबर को जो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आहूत की गई है रामलीला मैदान में, तो हजारों की संख्या में पचवाधून से कार्यकर्ता उसमें शिरकत करेंगे और मैं समझता हूं पूरे उत्तराखंड से 25 से 30 हजार लोग उस रामलीला मैदान में उत्तराखंड से एक कोने कोने से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। और विगत सितंबर माह में आई भीषण आपदा के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के निकट पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा वैली ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन वैली ब्रिज में एक समय पर एक ही वाहन निकल पाता है, जिससे वहां पर अक्सर जाम लग जाता है, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ भी पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि वैली ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाई जाए ताकि एक समय में दो वाहन वहां से गुजारे जा सके, जिससे वहां पर जाम की स्थिति भी पैदा नहीं होगी। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा यह एक अस्थायी पुल के निर्माण को लेकर योजना बनाई जा रही है, लेकिन उसे बनने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में वे और बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन ब्रिज की चौड़ाई और बढ़ाई जानी चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि शनिवार रविवार में यहाँ पर लंबा जाम लग जाता है, जिससे सैकड़ों वाहन फंस जाते हैं। काफी बुरा लगता है, झगड़ा लग रहा था, अभी भी लग रहा है, बहुत लगता है। तो ये 2 गाड़ियाँ पास हो जाती हैं सर? नहीं, यहाँ पर तो लंबा रहता है जाम, तो एक ही जा पाती है यहाँ पे एक बार में। तो कार को तो बहुत बुरा रहता है, गाड़ियाँ पूरी भर रखी होती है चौकी तक का, यहाँ पे है ना, ऊपर से नीचे तक का। 15-20 मिनट हो गए कुछ भैया, सुबह छोटा है निकलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी चढ़े यहाँ पे। जब से दिक्कत हुई पुल से बहुत परेशानी तक से जाम पे जाम लगते जा रहे हैं। उनसे आ रहा हूँ, उत्तरकाशी आ रहा हूँ, शाम की तो बराबर ही रहते, कोई आ जाता है दिल्ली की गाड़ियाँ तो वो जाम लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना। काफ़ी परेशानी होती है। पुल बहुत छोटा है, थोड़ा और बड़ा चाहिए, पहले से खत्म होगी, परेशानी होती है, ज़्यादा परेशानी होती है, यात्री को भी बहुत परेशानी होती है क्योंकि बहुत है ना। सरकार की यही मांग करेंगे थोड़ा चौड़ीकरण हो पुल का, और तो रोड ठीक है।
हरिद्वार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी प्रवीण डोभाल के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर स्कूली वाहनों का एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने बच्चों को सुरक्षित ढंग से स्कूल लाने ले जाने के लिए वाहनों और चालकों की विस्तृत जांच की। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने स्कूली वाहनों के ड्राइवरों से वाहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। इसके साथ ही उन्हें बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि बच्चों या फिर अभिभावकों की ओर से किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है जिसमें लापरवाही या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि सभी स्कूली वाहन सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन करें। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री के कर्मचारियों का बागेश्वर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में पिछले 7 दिनों से जारी क्रमिक अनशन आखिरकार समाप्त हो गया है। वेतन भुगतान और फैक्ट्री को दोबारा शुरू करवाने की मांग को लेकर रात चल रहे इस आंदोलन का पटाक्षेप जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मैग्नेसाइट कंपनी प्रबंधन के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद समाप्त हुआ। आपको बता दें कि कर्मचारी पिछले लंबे समय से बकाया वेतन के भुगतान और फैक्ट्री को पुनः संचालित करने की मांग पर थे, जिसके चलते उन्होंने यह क्रमिक अनशन शुरू किया था। जिलाधिकारी कार्यालय में हुई त्रिपक्षीय बैठक में जिला प्रशासन, विधायक और कंपनी प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार विमर्श किया। बैठक में मांगों पर सकारात्मक सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपना अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो देखिए, इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री के कर्मचारियों का बागेश्वर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में पिछले 7 दिनों से जारी क्रमिक अनशन आखिरकार देखिए खत्म हो चुका है। वेतन भुगतान और फैक्ट्री को दोबारा शुरू करवाने की मांग को लेकर चल रहे इस आंदोलन का पटाक्षेप जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मैग्नेसाइट कंपनी प्रबंधन के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद समाप्त हुआ। आपको बता दें कि कर्मचारी पिछले लंबे समय से बकाया वेतन के भुगतान और फैक्ट्री को पुनः संचालित करने की मांग पर थे, जिसके चलते उन्होंने यह क्रमिक अनशन शुरू किया था। जिलाधिकारी कार्यालय में हुई त्रिपक्षीय बैठक में जिला प्रशासन, विधायक और कंपनी प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया, विमर्श किया। उसके साथ ही बैठक में मांगों पर सकारात्मक सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपना अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी। जो भी हमारे धरना प्रदर्शन करती हैं अल्मोड़ा मैग्नेसाइट के जितने भी हमारे लेबरर्स हैं उसमें 30 लेबरर्स जो हैं उसके आसपास जो उनके द्वारा धरना दिया जा रहा था और उनके द्वारा जो मांग रखी गई थी कि 15 महीने से उनकी सैलरी नहीं निकली है और जो पीएफ है उनका भी पैसा उनको नहीं मिल रहा है। इसमें एमडी जो हैं हमारे अल्मोड़ा मैग्नेसाइट से उनसे वार्ता हो गई है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1-1.5 महीने में जो है सैलरी भी निकाल देंगे और उसके अलावा जो पीएफ है उसके भी सिक्योरिटीज़ मैच्योर करते हुए वापस सारा फंड लेते हुए वो उनको दे दिया जाएगा। तो इसी आश्वासन के साथ जो है जितने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके द्वारा ये धरना स्थगित किया गया है। जो हमारा उद्योग खोलने के संबंध, वेतन विसंगति को दूर करने के संबंध में हमने जो मांग पत्र दिया था वो आज हमारा लिखित रूप में इस प्रकार है। 30/2025 तक सभी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। हर 15 तारीख तक वेतन मिलेगा प्रत्येक माह। मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको जल्द से जल्द जो है खोलने की प्रक्रिया के साथ लोगों के भुगतान की जो व्यवस्था है उसको ठीक से चालू करें और यहाँ के जिलाधिकारी बागेश्वर को भी निर्देशित किया है और उद्योग सचिव को भी इसमें स्पष्ट निर्देशित किया है कि अल्मोड़ा मैग्नेसाइट जो है वो जल्दी से जल्दी वर्किंग उस पर आए, क्योंकि बीच में हाईकोर्ट का जो इशूज़ था, हाईकोर्ट के इशूज़ के कारण से यहाँ पर जो है फैक्ट्री बंद हुई थी और उसके कारण से भी काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर रही है और काफ़ी लोगों के तनख्वाह भुगतान के लिए भी जो है दिक्कतें पैदा हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।